हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? तो आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे एंड वी आर ऑन पेज नंबर 14 डूइंग टॉपिक फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। ठीक है जी। तो इसमें हमने 2 पैराग्राफ फिनिश किए थे और वहाँ तक, और इस सारे टॉपिक में हम किसके बारे में पढ़ेंगे ये सारा कुछ मैंने आपके साथ पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है जी, आशा करता हूं कि आपने वो अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम आगे की स्टोरी को जानेंगे और आज हम बात करेंगे जैकोबिन क्लब के बारे में। तो थोड़ी सी स्टोरी को कनेक्ट करता हूं। हम इसमें पर देख रहे हैं कि राजा ने जो है वो सीक्रेटली निगोशिएट किया पड़ोसी राज्यों के साथ, ऑस्ट्रिया प्रोशिया के साथ, और नेशनल असेंबली को जब पता लगा तो उनके एक्शन से पहले उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया और उस वॉर में जो है वॉलेंटली जो है बहुत सारे लोग शामिल हुए और एट द एंड हम देखते हैं कि फ्रांस की उसमें जीत होती है। और जो बहुत उसमें एक नेशनल सॉन्ग, पेट्रियोटिक सॉन्ग जो बड़ा फेमस हुआ, मर्सिलेस, जो कि यहाँ मैंने बताया था आपको, रोगे डी एल इजली ने बनाया था और आज की डेट में मर्सिलेस फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। और तो हम उसके बाद हमने देखा था कि वॉर से जो है, क्योंकि ये वक्त था 1792 का, और उस ईयर में उस वॉर से जो है वो क्या हुआ, दूसरे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि रिवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। ठीक है जी। अब जब समस्याएं, पुरुष युद्धों में चले गए, महिलाएं पीछे रह गईं और सब कुछ हुआ, तो इसमें हम देखते हैं कि और फ्रांस एट द एंड जीतता भी है उन रिवोल्यूशनरी वॉर्स को। तो लेकिन सामाजिक समस्याएं जो है वो और बढ़ गई फ्रांस के समाज के अंदर। और अभी भी हम देखते हैं कि, और इसमें हम देखते हैं कि जो मुद्दे थे, अब कहीं ना कहीं जो जो और भी कमजोर वर्ग था, थर्ड स्टेट्स का, ठीक है, फ्रांस का, उसने जो है अपने इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज रेस करना शुरू कर दिए, क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिए। क्योंकि व्यवस्था अभी भी, भले ही नेशनल असेंबली जो है वो रूल कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूल हो रहा था, लेकिन पावर अभी भी कहीं ना कहीं स्टिल एंजॉयड बाय द रिच सेक्शन, प्रॉस्पर पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट्स। ठीक है ना, जो कि इन कमजोर लोगों को जो थे जो थे किसके, थर्ड स्टेट्स के ही, उनको पसंद नहीं थी। और उन्होंने अब जो है इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बने फ्रांस के अंदर, और उन्हीं पॉलिटिकल क्लब्स में सबसे ज्यादा जो फेमस क्लब मैंने बताया था, पॉलिटिकल क्लब मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना, ग्रुप्स। तो उनमें जैकोबिन क्लब्स, जिसके लीडर हुए मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये आज अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए अब इसमें यही है आज की जो हमारी चर्चा शुरू होने जा रही है कि जैकोबिन क्लब्स के मेंबर कौन थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया। अब यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर इस सारी डिस्कशन में जो है वो एक चेंज देखने को मिलेगा। नेशनल असेंबली हटेगी अब। पहले अभी तक जो रूल चल रहा था वो किसके कंट्रोल में था, नेशनल असेंबली की। और इसके बाद जो रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, राजा के ऊपर एक्शन हुए, राजा को एग्जीक्यूट भी होना है एट द एंड। इसी डिस्कशन में, इसी पैराग्राफ के एंड में हम देखेंगे कि राजा एग्जीक्यूट हुआ। तो उसमें हम यही जानने का प्रयास या बताया गया है कि किस प्रकार से जैकोबिन क्लब्स या जैकोबिन मेंबर्स ने ये रेवोल्यूशन उस समय किया 1792 में। और जो है वो नेशनल असेंबली को भी हटा दिया गया, इलेक्शन हुए और एक नई असेंबली इलेक्ट होती है जिसका नाम था कन्वेंशन। ठीक है, याद रह जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे। आइए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्या हुआ। मैं शुरू करने जा रहा हूं लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 14। ठीक है, जैकोबिन क्लब्स। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। द मेंबर्स
of the Jacobin Club belonged mainly to less prosperous sections of society. अब इसमें less prosperous members थे, इसमें कम धनी लोग थे. कौन कौन थे? They included small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers. अब इन लेस प्रॉस्पर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स थे, उनमें जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर, ठीक है, आर्टिसन का काम जानने वाले जैसे शू मेकर, पेस्ट्री बनाने वाले, है ना, घड़ियां बनाने वाले, घड़ी साज जिसको हम कहते हैं, प्रिंटिंग का काम करने वाले, या एज ए सर्वेंट नौकर के रूप में काम करने वाले किसी के घर में, या दिहाड़ी डेली वेज वर्कर, है ना, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, इस तरह के व्यक्ति जो हैं वो इस जैकोबिन क्लब्स के या जैकोबिन पार्टी क्लब्स ही बोलेंगे आप, जैकोबिन क्लब्स के मेंबर थे, इस तरह के लोग. ठीक है, बात समझ आ गई होगी आपको. आगे देखिए, कहता देयर लीडर वॉज, नोट डाउन द लाइन, उनका नेता कौन था? अब हर पार्टी का, हर क्लब का एक नेता था, लेकिन जैकोबिन क्लब के जो नेता थे उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. आगे अगला जो टॉपिक है वो इसके ऊपर ही है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. इसकी करतूत के बारे में भी जानेंगे, और लेकिन उसके ऊपर बाद में आएंगे. तो ये था नेता. ए लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज born by डॉक वर्कर्स. और इन जैकोबिन्स मेंबर्स ने जो है एक लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर, पतलून पजामा जो है वो पहनना शुरू कर दिया, जो कि किस तरह का था, उसे कौन पहनता था? ये ऐसा ट्राउजर था जिसको उसमें डॉक वर्कर्स पहना करते थे. डॉक वर्कर कौन होते हैं? जो जहाजों में सामान की लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, उनको डॉक वर्कर्स कहते हैं हम. ठीक है जी. तो अब देखेंगे आप कि क्या हुआ. तो उन्होंने एक अपनी यूनिफॉर्म सेट कर दी ताकि वो समाज में अलग से दिख सकें कि हम जैकोबिन्स वाले हैं. यूनिफॉर्म का एक अपना इन्फ्लुएंस होता है, आपकी भी अपनी यूनिफॉर्म है, दूर से दिखते हैं आप कि आप केरला पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं आप, ठीक है ना बेटा. तो इसी प्रकार से हर एक का, फौजियों की अपनी यूनिफॉर्म है, पुलिस वाले दूर से आइडेंटिफाई होते हैं. तो इसी प्रकार से इन्होंने भी उस समय समाज में अपने आप को अलग दिखाने के लिए, उसमें के फैशनेबल समाज से, अगली लाइन उसी से रिलेटेड है, जो फैशनेबल समाज था, जो स्पेशली जो नोबल लोग थे, उनसे अपने आप को अलग दिखाने के लिए इस ड्रेस को चूज किया. आप पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है, महिलाओं ने भी ऐसा ही पहन रखा है कुछ, और पुरुषों का भी आप देख सकते हैं. अगली लाइन ध्यान से समझिएगा. कहते दिस वाज टू सेट देमसेल्व अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, एस्पेशली नोबल्स हु वोर नी ब्रीचेस. कहता ये लॉन्ग ट्राउजर का जो ये फैशन था, उन्होंने इसलिए ये जो था वो कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा अपनाया. दिस वाज टू सेट देमसेल्व अपार्ट, मतलब वो अपने आप को उनसे दूर अलग कर दिखाना चाहते थे. किससे? फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी. और वो फैशनेबल सोसाइटी कौन से थे कि लोग कौन से थे? नोबल्स, जो क्या पहनते थे? हु वोर नी ब्रीचेस. अब ये नी ब्रीचेस क्या है? आपने इस पिक्चर के शुरुआत में एक पिक्चर देखी होगी, मूछ वाला है बैठा हुआ, ठीक है, लॉर्ड, और टोपी लगा रखी है, लेकिन आप उसके घुटने से नीचे देखेंगे ना, तो वहां पे आपको वो नी ब्रीचेस नजर आएगा. तो वो जो घुटने से नीचे जो पहनते थे शूज के ऊपर, उसको नी ब्रीच कहते हैं. ठीक है, देखना उस पिक्चर को. तो ये नोबल्स का फैशन था, तो उन्होंने उस नी ब्रीच को हटा के हुए ये ट्राउजर को अपनाया था. ठीक है, अब आगे देखिए. कहता इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड, या एक तरह का क्या था? एक उद्घोष था. किसके लिए? इट वॉज, I repeat, it was a way of proclaiming the end of the power wielded by the bearer of knee breeches. ये उस पावर के एंड के अगेंस्ट जो है वो एक घोष था, जो पावर विल्ड मतलब जो शक्ति, जो अथॉरिटी, जो पावर जो है यूज की जाती थी, किसके द्वारा? बीरर ऑफ नी ब्रीचेस. नी ब्रीचेस मीन्स जो नी ब्रीचेस पहनते थे, मतलब नोबल पीपल. ठीक है. These Jacobin came to be known as, और इन नोट डाउन द लाइन, इन जैकोबिन को दूसरे नाम से बुलाया जाता था, और वो नाम क्या था? सेंस क्लूटोस. ये पूछ लिया जाता है,
ठीक है। तो क्या नाम, किस नाम से जाने जाते थे ये सेंस क्लूटोज के नाम से भी जाने जाते थे। लिटरली मीनिंग, जिसका शाब्दिक अर्थ था दोज विदाउट नी ब्रीचेस, जो बिना नी ब्रीचेस के थे। सेंट क्लूटोज मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइज्ड लिबर्टी। जो सेंट क्लूटोज जो मैन थे वो अपने उस पोशाक में रेड कैप भी पहनते थे, जो किसका प्रतीक होती थी, लिबर्टी का, स्वतंत्रता का, ठीक है ना। तो बेटा यहां पर, और इसकी लाइन, इसके साथ एक लाइन और है, कहता वीमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो। महिलाएं ऐसा नहीं, उनको ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। अब यहां पर देखो एक पेंटिंग दे रखी है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे आजकल पूछ लिए जा रहे हैं, तो इन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ लेना। ऊपर देखो ये महिला का है, ये सिंबॉलिक एक फीमेल एलिगरी ऑफ लिबर्टी। अगर आप लास्ट लाइन में देखें तो लिखा हुआ है इस फिगर के सामने, द पेंटिंग इज ए फीमेल एलिगरी ऑफ लिबर्टी दैट इज द फीमेल फॉर्म सिंबलाइजेज द आइडिया ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। तो इस पिक्चर का ये सिंबल मतलब एक फीमेल एलिगरी, एक रूपक, एक फीमेल रूपक के रूप में इसको दिखाया गया है, जो कि लिबर्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इसी तरह से जो भी पिक्चर हैं उनको, उनसे संबंधित आपने पढ़ लेना है और आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मेन आपको जो चैप्टर में जो कुछ भी है, स्टोरी है, वो आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप यहां तक आपको जैकोबिन्स के मेंबर्स कौन थे, ठीक है जी, उनकी पोशाक, उन्होंने कौन सी पहनते थे वो, ठीक है, किस पोशाक को पहनना शुरू किया, क्यों किया, और यही था। इसके साथ पुरुष टोपी भी लगाते थे, रेड कैप लगाते थे, महिलाएं नहीं लगाती, यही सब कुछ। कहते हैं इन सितंबर ऑफ 1792 द जैकोबिन प्लांट, आप पेज नंबर दूसरी तरफ आ गए हम, ठीक है ना। कहता इन the September of 1792, the Jacobins planned an insurrection of large number of Parisians who were angered by the short supply and high prices of food. Summer, ठीक है, 1792 ईयर पता है आपको। कहता जैकोबिन्स के जो मेंबर्स थे उन्होंने प्लान कर लिया। मैंने आपको बताया था कि ये एक रिवोल्यूशनरी ईयर्स थे, और वो रिवोल्यूशंस लाने के लिए मेन जो उस समय काम करते हैं वो थे जैकोबिन मेंबर्स, और उन्होंने प्लान कर लिया एक बगावत, जिसको हम कह सकते हैं वायलेंट, क्या रिवॉल्ट जिसको बोल सकते हैं उन्होंने, कि वायलेंट भी होना पड़े तो कुछ करेंगे, लेकिन अब हम एक बगावत करेंगे। और जैकोबिन ने ये प्लान कर चुके थे, उन्होंने प्लान किया एन इंसरेक्शन मीन एक तरह की वायलेंट रिवॉल्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियंस है ना, पेरिस के जो लोग थे, हु वर एंगर्ड। अब जैकोबिन मेंबर्स कौन है वो आपको पता किस तरह के लोग हैं, ऐसे लोग जो गुस्साए हुए थे, कैसे, किससे, बाय द शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। और इसी के चलते कहता ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10, ठीक है, अगस्त 10 की सुबह, दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द ट्यूलरीज। उन्होंने ट्यूलरीज के पैलेस, जो महल था, उसके ऊपर अटैक कर दिया। मैस्कर्ड द किंग्स गार्ड, राजा के गार्ड जो थे उनका कत्ल कर दिया, मार दिया उनको। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज ए होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, और राजा को जो है वो घंटों तक बंदी बनाए रखा। फिलहाल आप यहां से समझिए, यहां पे एक नया महल का नाम आपके पास आ गया, पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। अब ये क्या था, ठीक है, आपने पहले पैलेस ऑफ वर्साय पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अब जब नेशनल असेंबली ने जब वहां पे रिवोल्ट किया था, तो उसके बाद वो पावर को सीज किया जाता है और राजा को इस महल में भेज दिया जाता है। ये भी पेरिस के समीप है, दोनों के बीच में। आज अगर आप फ्रांस में देखते हैं तो थोड़ा ही मतलब अलग अलग भानों से अलग अलग समय लगता है, तो कहीं 20 मिनट, कहीं 15 मिनट, कहीं आधे घंटे का, है ना। तो इस तरह से 15-20 मिनट का जो डिस्टेंस कवर होता है दोनों महलों के बीच में। तो इस महल में रखा, मतलब राजा रह रहा था उसमें। और ये जो भीड़ थी, ये जैकोबिन्स मेंबर्स जिन्होंने उस समय ये दोबारा से एक रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया 1792 में, जो कि एक पॉलिटिकल इक्वलिटी के लिए था, वो अभी भी कहीं ना कहीं उस सारी
जो भी घटना या जो भी पीड़ा उसमें फ्रांस के अंदर बनी हुई थी, इन मेंबर्स के द्वारा, इन लोगों की जो भी समस्याएं जो बनी हुई थी, उसके लिए वो कहीं ना कहीं अभी भी ज्यादा किसको मान रहे थे कि ये सारे फसाद की जड़ कौन है, राजा ही है। तो इसलिए उन्होंने वहां पे ही अटैक किया, उसको मार दिया, उसके गार्ड्स को मार दिया और अपने पास उसको बंदी बना के रखा। अब कहीं ना कहीं नेशनल असेंबली ने भी लोगों के उस क्रोध को, ऐसे लोगों के क्रोध को भांपते हुए फटाफट क्या किया, कहता लेटर द असेंबली वोट टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। असेंबली ने भी जो शाही परिवार था, राज परिवार था, वो मतलब उसको कोर्ट में ले गए और फटाफट उसको जेल में भिजवा दिया। और इससे कि रिवोल्ट और आगे ना जाए, इलेक्शंस, क्योंकि एक डिमांड उठ रही थी इलेक्शंस के ऊपर, और इलेक्शन दोबारा से जो है वो फ्रांस के अंदर हुए। इलेक्शंस वर हेल्ड, सिंपल एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, आप बात स्टोरी को समझिए। फ्रॉम नाउ ऑन, अब इन इलेक्शंस में क्या व्यवस्था हो गई, फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ बेल्ट गॉट द राइट टू वोट। अभी भी देखो महिलाओं को नहीं है, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, लेकिन फिर भी इसमें सभी वो पुरुष जो 21 वर्ष और उससे ऊपर थे, और पैसा है नहीं है, संपत्ति है नहीं है, वेल्थ है नहीं है, कोई मैटर नहीं, उन सभी को राइट टू वोट का अधिकार इस इलेक्शन में मिला था। समझ में आ रही है बात? तो ये एक चेंज जो हम देखते हैं 1792 में, इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस कैसे हुए, ठीक है, करने वाले कौन थे उस विद्रोह को, उस रिवॉल्ट को, ठीक है ना, एक रेवोल्यूशनरी ईयर्स जो मैं बार बार कह रहा था कि ये था, तो उसमें ये सारा परिवर्तन देखने को मिलता है। अब जो नई असेंबली, अब जाहिर सी बात है नेशनल असेंबली से भी खुश नहीं थे ये ऐसे लोग, क्योंकि उनको लग रहा था कि अभी भी डिसीजंस टेकिंग पावर जो है वो रिच लोगों के पास ही है। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन, नोट डाउन दिस लाइन। अब जो नई असेंबली बनी इस इलेक्शंस के बाद, उसका नाम दिया गया कन्वेंशन। और इस कन्वेंशन ने आगे चलकर क्या किया, कहता ऑन, अब डेट्स आ रही हैं, स्टोरी याद है तो डेट्स तो बड़ी सिंपल हैं याद रखने। कहता ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबोलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज रिपब्लिक। और आगे चलकर उन्होंने फ्रांस के अंदर मोनार्की को, जो राजा तो जेल भेज दिया, मोनार्की को हटा ही दिया, परमानेंटली एबोलिश, खत्म कर दिया, और फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया एक रिपब्लिक के रूप में। क्यों? क्योंकि अब जो वो पहले तो नेशनल असेंबली बन रही थी, उसमें बहुत सारे लोग थे, ठीक है, 745 पीपल जो थे उसके मेंबर्स थे, लेकिन अब जो इस कन्वेंशन में लीडर बन के आया, वो व्यक्ति का नाम आपने अभी पढ़ा, क्या नाम था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है जी। तो यहां तक आप समझे। अब रिपब्लिक क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर भी यहां भी लाइन लिखी हुई है कि एज यू नो रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जब हेड ऑफ द गवर्नमेंट लोगों द्वारा चुना जाता है, तो ऐसे सिस्टम को हम रिपब्लिक कहते हैं, ऐसी गवर्नमेंट को हम रिपब्लिक कहते हैं। और हम देखते हैं कि इसमें कोई भी हेरिडेटरी मोनार्की रिपब्लिक में शामिल नहीं होती है। कहता आप ऐसा कुछ देख सकते हो, कहाँ कहाँ नहीं, आज के संदर्भ में भी। अब अगली लाइनें आ रही हैं, नेक्स्ट पेज पे हम चले गए हैं। कहता लुई 16 वो सेंटेंस्ड, ठीक है, पेज नंबर 16 आ चुका है। अब ये जब कन्वेंशन बन गया, मोनार्की खत्म हो गई, वहां से सीधा ही अगर आपको लाइन जोड़नी है तो आप जोड़ सकते हैं। कहता लुई 16 वाज सेंटेंस टू डेथ बाय ए कोर्ट, कोर्ट में मुकदमा चला और उसको सेंटेंस टू डेथ मतलब मौत की सजा, उसको मौत का फरमान सुना दिया गया, मौत की सजा दे दी गई। किस संदर्भ में? ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन, राजद्रोह के आरोप में, चार्ज में, ठीक है जी। कहता ऑन 21 जनवरी 1793 he was executed publicly at the place de la Concorde, ठीक है, इसको नोट कर रखना, ये पेरिस के अंदर ही है, एक जगह है, आज की डेट में बहुत सारे टूरिस्ट भी यहाँ पर जाते हैं। कहता 21 जनवरी 1793 को पब्लिकली राजा को फांसी दे दी गई, मार दिया गया। द क्वीन मैरी एंटोनिटी जो उसकी पत्नी थी, met with the same fate,
शॉर्टली आफ्टर, उसके साथ भी वैसा ही हुआ कुछ समय पश्चात। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक राजवंश का अंत होता है, ठीक है, एक परंपराएं, राजाओं का एक राज खत्म होता है और किस प्रकार से व्यवस्था बदलती है। ये सारे का सारा एपिसोड आप यहाँ तक इसको समझिए अच्छे से। और मैं फिर से कहूँगा, नहीं समझ आ रहा है तो ऑडियो को पॉज करिए, फिर से सुनिए। और यही सब कुछ, ठीक है, ट्रीजन दे रखा है, बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री ऑफ गवर्नमेंट, राइट। विश्वासघाती, जब भी कोई विश्वासघात करता है उसको हम ट्रीजन, राजद्रोही कहते हैं। तो ये सारा कुछ है बेटा। और मैंने आपको बता दिया, जितने भी यहाँ पर पिक्चर बेस्ड कोई भी चीज़ है उसको अच्छे से पढ़िए, चैप्टर को अच्छे से समझिए। यहाँ तक अब आपको स्टोरी समझ में आ रही जा रही है। कन्वेंशंस, रूल स्टार्ट हो गया, मोनार्की हट गई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सारी स्टोरी होने के बाद फ्रांस के अंदर मोनार्की एबोलिश हुई और फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक बना। तो आज का लेक्चर इसी के साथ यहीं पे समाप्त होता है। टिल नेक्स्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। और अब अगला जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा? द रीन ऑफ टेरर, आतंक का राज। रीन होता है रूल, तो इसके ऊपर बाद में, ठीक है। थैंक यू।